वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय ऑनलाइन चैनल फिजिक्स प्लस। आज बच्चे मैं आपको फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने जा रहा हूं जिसका नाम है वेक्टर्स। वेक्टर के बारे में बताएं तो वेक्टर आपका उतना ही यूजफुल, उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना फिजिक्स में है, उतना ही सेम यूटिलिटी वो मैथ में भी रखता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके पास +1 +2 और आने वाली जितनी भी क्लासेस होंगी उनमें इक्वली आपका इंपॉर्टेंस रखता है। तो ऐसा चैप्टर जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंस रखता हो, ध्यान से सुनिएगा उस चैप्टर को। टॉपिक का नाम ध्यान से सुनिएगा, क्या है चैप्टर जिसका नाम क्या है, वेक्टर है। चलिए शुरू करते हैं वेक्टर की। सबसे पहले उसी बेसिक डेफिनेशन से जहाँ से बच्चे हमने फिजिक्स की स्टार्टिंग की थी। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटी, वहीं से बच्चे इसकी स्टार्टिंग कर रहा हूँ। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, अगर मैं आपको बताऊँ फिजिकल क्वांटिटी क्या है। देखिए, फिजिक्स के अंदर फिजिकल क्वांटिटी किसे बोलते हैं? ऑल दी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, वो सारी की सारी क्वांटिटी जिन्हें मेजर किया जा सकता है। एंड विद द हेल्प और इन टर्म ऑफ विच लॉ ऑफ फिजिक्स कैन बी डिस्क्राइब, वो सारी की सारी क्वांटिटी जिन्हें मेजर किया जा सके और जिसकी हेल्प से या जिसके टर्म में हम फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब भी कर सकें, उन सभी क्वांटिटी को आप नाम दोगे फिजिकल क्वांटिटी का। फॉर एग्जाम्पल मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, या जितनी भी फिजिक्स के अंदर आप क्वांटिटी जानते हो जैसे स्पीड, वेलोसिटी, जो भी जानते हो वो सारी एक तरह की फिजिकल क्वांटिटी ही कहलाती हैं। ठीक, अगर मैं आपकी इन फिजिकल क्वांटिटी को अगर मैं इन फिजिकल क्वांटिटी को इनकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली क्लासीफाइड करूं, तो फिजिकल क्वांटिटी को बेसिकली दो पार्ट में आपके डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली फिजिकल क्वांटिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। नंबर वन इज द स्केलर क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी को आप बच्चे डिस्क्राइब करोगे डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली, तो तो पहली तरह की आपकी जो क्वांटिटीज निकलती हैं उन्हें बोला जाता है बच्चे स्केलर क्वांटिटी, और दूसरी तरह की क्वांटिटीज कहलाती हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो चलिए इन्हें डिस्कस करते हैं, स्केलर क्वांटिटी क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। सबसे पहले हम बताएंगे बच्चे आपको स्केलर क्वांटिटी। नाम आपको पता है, स्केलर क्वांटिटी के बारे में पता है। दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, आपकी ऐसी क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, ऐसी क्वांटिटी आपकी स्केलर क्वांटिटी कहलाती हैं। जैसे मास हो गया, लेंथ हो गया, स्पीड हो गया, टाइम हो गया, वर्क हो गया, पावर हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो। जैसे मान लीजिए मैंने एक बच्चे को बोला चलिए आप 10 मीटर मूव कीजिए, मैंने सिर्फ ये कहा 10 मीटर मूव कीजिए, किस डायरेक्शन में कहा, किस डायरेक्शन में करना है ये नहीं बताया। तो अगर आपकी एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, ये तो पता है उसने 10 मीटर मूव करना है, किस डायरेक्शन मूव करना है ये नहीं बताया, तो ऐसी क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, तो ऐसी क्वांटिटी को आप स्केलर क्वांटिटी का नाम दे सकते हैं। खास बात, जितनी भी स्केलर क्वांटिटी हैं वो लॉ ऑफ अलजेब्रा को ओबे करेंगी। लॉ ऑफ अलजेब्रा क्या, जो आज तक आप प्लस माइनस जो करते आए हैं, ठीक है, तो सिंपल आपके मैथमेटिक्स के जो ऑपरेशन है, अलजेब्रा के ऑपरेशन है, वही इसके ऊपर यूज होंगे। तो यानी दो स्केलर क्वांटिटी को अगर आपने ऐड करना है तो सिंपली एडिशन से ऐड कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, सिंपल रूल आपके मैथमेटिक्स के यहाँ रूल होंगे। अब बात करते हैं बच्चे वेक्टर क्वांटिटी की। वेक्टर क्वांटिटी जैसे बेसिकली हमने वेक्टर के अंदर वेक्टर क्वांटिटी ही बच्चे डिस्कस करनी है। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती हैं? वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ, आपकी वो क्वांटिटी जिनके पास दोनों चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज आपकी क्या कहलाती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया। खास बात, आपकी वेक्टर क्वांटिटी ऑर्डिनरी लॉ ऑफ अलजेब्रा को ओबे नहीं करती। मतलब जैसे आप सिंपली दो क्वांटिटी को ऐड या माइनस कर देते हो, वेक्टर को ऐसे सिंपल ऑर्डिनरी लॉ ऑफ अलजेब्रा आपके यहाँ ओबे नहीं होंगे। वेक्टर को स्पेशल वेक्टर्स लॉ से ही आपके ऐड किए जाते हैं। तो अगर मैं वेक्टर की कंप्लीट डेफिनेशन बताऊं वेक्टर क्वांटिटी की, तो ये बोलना है आपने, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड दे आल्सो सेटिस्फाई द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये लाइन भी जरूर ऐड कर लीजिएगा। तो अगर आपकी वो क्वांटिटी जिन पे पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, और साथ ही साथ वो वेक्टर्स लॉ को भी ओबे करती हो, तो ऐसी क्वांटिटी आपकी कौन सी क्वांटिटी कहलाएंगी? वेक्टर क्वांटिटी। जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये सारे हो गए। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं बच्चे, एक आपको एक कंट्राडिक्टरी एक एग्जांपल की बात करता हूं, करंट। आप सभी को पता है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सुना होगा। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट हमेशा सेल बैटरी से आपकी पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आपका मूव करता है आउटसाइड, अगर मैं सर्किट के अंदर बात करूं। ठीक है, इसका मतलब, और करंट का मैग्नीट्यूड भी पता है। मान लीजिए एक सर्किट में 10 एम्पियर करंट मूव कर रहा है, इसका मतलब तो आपके इलेक्ट्रिक करंट के पास आपका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। इट्स मीन आपका इलेक्ट्रिक करंट क्या होना चाहिए? वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। रेदर इलेक्ट्रिक करंट कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों? करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट वो वेक्टर्स लॉ को ओबे नहीं करता।
इसीलिए आपका जो करंट है वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो अक्सर एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं व्हाई द करंट इज स्केलर क्वांटिटी, तो आपका आंसर होगा बिकॉज करंट डज नॉट ओबे द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, क्योंकि करंट आपका वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करता है, इसलिए करंट कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ओके, अब बच्चे मैं बात करता हूँ बच्चे किसके लिए, ग्राफिकली वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है। ध्यान से, ग्राफिकली अगर बात करूँ, एक वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है एक एरो के साइन के, ठीक है, एक एरो के साइन से आप वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एरो का जो पिछले वाला हिस्सा होगा उसे टेल बोलिए, अगले वाले हिस्से को क्या बोलिए, हेड। डायरेक्शन की बात करूं तो आपको पता है ये ऊपर वाली डायरेक्शन नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। इस पर्टिकुलर स्केल के ऊपर अगर मैं इस एरो को रख दूं तो इस एरो की जो भी लेंथ होगी वो लेंथ इसके मैग्नीट्यूड को बताएगी, और आपका आपका बच्चे ये हेड जिस डायरेक्शन में, जिस तरफ इंडिकेट करेगा वो उसकी डायरेक्शन को बताएगा। तो एक वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, तो इस वेक्टर की जो भी इस एरो की लेंथ होगी वो मैग्नीट्यूड, एरो हेड जिस डायरेक्शन में जाएगा वो उसकी डायरेक्शन को बताएगा। जैसे ये एरो किस डायरेक्शन में जा रहा है बेटा, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। आपके इस वेक्टर क्वांटिटी को कैसे लिखा जाता है, वेक्टर क्वांटिटी को लिखने का तरीका ये है, या तो इनके लेटर को डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, इनके लेटर को बोल्ड लेटर से लिख लीजिए, या इनके सिंबल के ऊपर जो भी इनके लिए सिंबल यूज करेंगे उसके ऊपर एरो का साइन लगा दीजिए। जैसे ये एस वेक्टर हो गया, वी वेक्टर हो गया, ए वेक्टर हो गया, एफ वेक्टर हो गया, ठीक है। अगर आपने इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगाया, मान लीजिए एस के ऊपर वेक्टर नहीं लगाया, तो आप इसे डिस्टेंस का नाम पढ़ेंगे। वी के ऊपर वेक्टर नहीं लगाया तो इसे आप स्पीड पढ़ लेंगे, और अगर एफ के ऊपर नहीं लगाया तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कहलाएगा, ठीक। अब बच्चे देखिए देखिए मैं आपको एक छोटी सी एक सिचुएशन दिखाता हूँ। मान लीजिए बच्चे एक ए से बी तक एक पर्सन मूव किया 10 मीटर, फिर वो बी से सी तक मूव किया 10 मीटर, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल डिस्टेंस, मतलब वो ओरिजिनल से कितने डिस्टेंस पर टोटल है, अगर टोटल डिस्टेंस निकालना है तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को आप एक लाइन से मीट कर दीजिए, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 10√2 आएगा। लेकिन अगर मैं सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा से अगर बात करता हूँ तो आपका आंसर कितना आता है, 20। बट ये देखिए, ये तो डायरेक्शन भी देखिए, मैग्नीट्यूड भी था, डायरेक्शन भी था। इसका मतलब वेक्टर्स को, जो वेक्टर क्वांटिटी है उन्हें सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा से आप ऐड नहीं कर सकते। अगर ऐड करता तो आंसर 20 आ जाता, लेकिन एक्चुअल आंसर कितना आ रहा है, 10√2 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ वेक्टर क्वांटिटीज आपकी सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा को ओबे नहीं करेंगी, ठीक है। कंसेप्ट समझ आया। चलिए नेक्स्ट है बच्चे इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर। आपके वेक्टर की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, वो इंपॉर्टेंस के बारे में आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। अगर आपको बच्चे वेक्टर के बारे में, अगर आपको वेक्टर की फुल डिटेल नॉलेज पता लग गई तो फिजिक्स के लॉ की जो डेरिवेशन होती है, जब भी आप फिजिक्स के लॉ की डेरिवेशन करोगे तो वो डेरिवेशन बहुत ही सिंपल हो जाएगी, अगर आपको वेक्टर के कंसेप्ट के बारे में पता लग जाए। फिजिक्स के बहुत सारे फॉर्मूले कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दोगे आप बाय द यूज ऑफ वेक्टर। अगर आपको वेक्टर पता लग गया तो वेक्टर का यूज करके फिजिक्स के बहुत सारे फॉर्मूले को आप कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है। तीसरा आपको याद रखना है, देखिए जो वेक्टर होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी आपके जो कंपोनेंट है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, उनको चेंज करने से चेंज नहीं होती, ठीक है। ठीक है, तो कंपोनेंट्स को इन चेंज करने की इनवेरिएंट रहती है। और फोर्थ याद रखना है, सेम तरह की वेक्टर क्वांटिटी हमेशा सेम में ही ऐड होगी, यानी वेलोसिटी हमेशा वेलोसिटी में ऐड होगी, आपका फोर्स हमेशा फोर्स में ऐड होगा। तो मैंने बोला जैसे वेलोसिटी को आप वेलोसिटी में ऐड कीजिए, फोर्स को फोर्स में ऐड, ऐसा कभी नहीं हो सकता वेलोसिटी आपकी इसमें ऐड हो जाए, फोर्स में ऐड हो जाए। तो लीजिए, मैंने अभी तक आपको फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी के हैं, मैंने आपको बताया किस तरह वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा यूज नहीं हो सकता, कैसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ बच्चे हमने यहाँ बताई। कुछ बेसिक डेफिनेशन है जो वेक्टर्स के रिगार्डिंग है, चलिए वो समझते हैं। चलिए कुछ बेसिक डेफिनेशन है वेक्टर रिगार्डिंग, उससे समझते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर को समझना चाहते हो, सबसे पहले डायरेक्शन को याद रखोगे, ऊपर नॉर्थ, साउथ, इधर ईस्ट या वेस्ट। पैरेलल वेक्टर क्या है, मान लीजिए 2 वेक्टर हैं, ठीक है। ये 2 वेक्टर पैरेलल वेक्टर कब होंगे, 2 और मोर वेक्टर आर सेड टू बी पैरेलल वेक्टर इफ दे हैव या दे आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन। अगर 2 वेक्टर हों, उनका मैग्नीट्यूड चाहे सेम हो या ना हो, लेकिन सेम डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हों, तो उन दोनों को पैरेलल वेक्टर का नाम देंगे। जैसे ये दोनों वेक्टर ए और बी वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, इसीलिए दोनों ये कौन से वेक्टर हैं, पैरेलल वेक्टर हैं, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूँ चलिए मुझे एंगल बता दीजिए, एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, इसीलिए इनके बीच का एंगल हमेशा क्या होगा, 0 डिग्री का ही होगा। सेकेंड डेफिनेशन है इक्वल वेक्टर, नाम से बता रहा है इक्वल वेक्टर। तो ए और बी आपके ये 2 वेक्टर इक्वल वेक्टर कब कहलाएंगे, 2 और मोर वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो और डायरेक्शन भी सेम हो। अगर 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर
उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो, डायरेक्शन भी सेम हो, तो उन वेक्टर को आप इक्वल वेक्टर्स का नाम दे सकते हैं। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं चलिए मुझे यहाँ भी डायरेक्शन बता दीजिए, दोनों जा तो सेम ही डायरेक्शन में रहे हैं, इसलिए आपका एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 0 डिग्री। अगर ए और बी इक्वल वेक्टर हैं तो मैं लिख सकता हूँ ए इक्वल टू बी के बराबर। डन। थर्ड डेफिनेशन है नेगेटिव या एंटी पैरेलल वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है, वो बताना है। देखिए मान लीजिए ए और बी दो वेक्टर हैं, तो बी ए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर कब कहलाएगा, या ए बी का नेगेटिव वेक्टर कब कहलाएगा, जब इनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो। तो आपका बी वेक्टर, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर तभी कहलाएगा जब उन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो। ठीक है, अगर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए के बराबर हो और डायरेक्शन अपोजिट हो तो उस केस में आप बोल सकते हो बी आपका ए का नेगेटिव वेक्टर है। तो नेगेटिव वेक्टर है तो आप लिख सकते हो ए इक्वल टू माइनस बी। एंगल की बात करें तो एक इधर जा रहा है, एक अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का आपका एंगल बन जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है को इनिशियल वेक्टर। अब को इनिशियल, को का मतलब होता है एक साथ, इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ऐसे वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है, जो सेम स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ देखिए ए बी सी टी चार वेक्टर हैं, चारों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ओ है। तो ऐसे वेक्टर्स जो कॉमन इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होते हैं आप उन्हें को इनिशियल वेक्टर का नाम दे सकते हैं। पांचवी टाइप आती है बच्चे कोलिनियर वेक्टर। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से यहाँ कन्फ्यूजन आ जाता है। कोलिनियर वेक्टर को सबने पहले ये चार फिगर बनाई हैं, इन चारों फिगर को देख लीजिए। पहली फिगर में बचे दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, ये भी कोलिनियर होते हैं। मैग्नीट्यूड अलग अलग हो लेकिन सेम डायरेक्शन हो, ये भी कोलिनियर है। मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो, ये भी कोलिनियर का ही केस है। और अगर मैग्नीट्यूड अनइक्वल हो और डायरेक्शन भी अपोजिट हो, ये भी कोलिनियर का केस है। यानी कोलिनियर वेक्टर कौन से होते हैं, कोलिनियर वेक्टर बचे देखिए दोज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड आर इक्वल और नॉट। चाहे दो वेक्टर हैं, चाहे उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है या नहीं है, डायरेक्शन सेम है या नहीं है, बस वो एक स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग बचे, ये देखिए सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग ही लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो, डायरेक्शन सेम हो या ना हो, बट वो एक लाइन के लॉन्ग लाई करें तो उसे क्या बोलेंगे, कोलिनियर। ठीक है, सारे एक ही लाइन के लॉन्ग लाई कर रहे हैं, ऐसे नहीं है एक ऐसे ले लो एक ऐसे ले लो, वो कोलिनियर नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है बच्चे आपका कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर क्या, तो नेक्स्ट है बच्चे कोप्लेनर वेक्टर। को का मतलब एक साथ, प्लेन का मतलब प्लेन में, ये हमारा पेपर भी एक प्लेन होता है। तो ऐसे वेक्टर जो एक प्लेन के ऊपर ड्रॉ हो सकें वो सारे के सारे वेक्टर कोप्लेनर कहलाते हैं। तो ये ए बी सी ये तीनों कोप्लेनर है, लेकिन अगर इनमें से कोई ऐसा वेक्टर होता जो इससे परपेंडिकुलर या इससे इनवर्ड होता तो वो कोप्लेनर नहीं होता। तो दो वेक्टर विच एक्टिंग इन द सेम प्लेन, ऐसे वेक्टर जो सेम प्लेन के अंदर ही मिलते हैं होते हैं, ऐसे वेक्टर को आप कोलिनियर वेक्टर्स का नाम दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है कॉन्करेंट वेक्टर्स। कॉन्करेंट वेक्टर्स, ठीक है, आपने रीड नहीं किया होगा कॉन्करेंट वेक्टर्स क्या होते हैं। ऐसे वेक्टर जिनका एक्शन ऑफ पॉइंट सेम होता है। ठीक है, तो आपका ये देखिए तीन वेक्टर हैं ए बी सी, और इन तीनों के तीनों कौन से पॉइंट के ऊपर लग रहे हैं, एक ही पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे वेक्टर जो एक ही पॉइंट के ऊपर एक्ट करते हैं वो वेक्टर आपके कहलाते हैं कॉन्करेंट वेक्टर। तो ये तीनों वेक्टर वो पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, इसीलिए तीनों के तीनों कॉन्करेंट वेक्टर कहलाएंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है, आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। नेक्स्ट है नल वेक्टर और जीरो वेक्टर क्या होता है। नल या जीरो, नाम से बता दिया नल वेक्टर है। नल वेक्टर क्या होगा, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो जीरो हो और डायरेक्शन क्या हो, आर्बिट्रेरी हो। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है बहुत सारी, रैंडमली बहुत सारी डायरेक्शन पॉसिबल हो। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो और डायरेक्शन क्या हो, आर्बिट्रेरी हो, उस वेक्टर को आप जीरो वेक्टर का नाम दे सकते हैं। जैसे बच्चे यहाँ पे एक डॉट लगा देता हूँ, अगर मैं आपसे पूछूं इस डॉट का मैग्नीट्यूड कितना है तो आपका प्रोबेबली आंसर होगा 0। डायरेक्शन पूछूं तो ये डॉट किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, तो इसकी डायरेक्शन बहुत सारी फिजिबल है। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो क्या हो 0 हो और डायरेक्शन आर्बिट्ररी बहुत सारी पॉसिबल हो, तो ऐसे वेक्टर को आप आप वेक्टर का नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक बॉडी थी, वो पहले ए से बी तक गई और फिर दोबारा बी से ए तक आ गई। मैं आपसे पूछूं बताइए मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हुआ। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो आपकी बॉडी ए से बी तक गई फिर दोबारा ए तक आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, 0 हुई। सिंपली 0 मत लिखिएगा भाई, ये वेक्टर है, ये 0 आपका स्केलर हो जाता, इसलिए 0 के ऊपर भी क्या लगा दीजिएगा, वेक्टर लगा दीजिएगा। तो लीजिए ये आपका 0 वेक्टर का एक एग्जाम्पल हो गया। अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। वेक्टर जो लगाइएगा एक 0 वेक्टर, क्योंकि नल वेक्टर या 0 वेक्टर कहते हैं ना, तो वेक्टर जो लगाइएगा।
अगर एक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अगर आपकी बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो v और u सेम है, माइनस करोगे तो जीरो ही आ जाएगा। तो इस तरह बच्चे मैंने आपको बता दिया नल वेक्टर या जीरो वेक्टर क्या होता है। फिर एक इंपॉर्टेंट टर्म जिसका नाम है यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर नाम से ये भी इंडिकेट कर रहा है यूनिट वेक्टर क्या होगा। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो बच्चे 1 होगा, यूनिट नाम दे रहा है। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 हो और वो आपके जो गिवन वेक्टर है उसी की डायरेक्शन में एक्ट करता हो, ऐसे वेक्टर को यूनिट वेक्टर का नाम दिया जाता है। अब यूनिट वेक्टर क्या है? मान लीजिए ए वेक्टर है, वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? एरो से। एक वेक्टर के यूनिट वेक्टर को ऐसे लिखा जाता है, उसके ऊपर एक कैप लगा दी जाती है, उसे रीड भी ऐसे किया जाएगा ए कैप। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर सिर्फ उसकी डायरेक्शन को बताता है। तो यूनिट वेक्टर क्या बताता है बच्चे? डायरेक्शन को। अब जरा ध्यान सुनिए, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर भी एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 होगा और डायरेक्शन क्या होगी? वही होगी जिस डायरेक्शन में आपका गिवन वेक्टर जा रहा है। देखिए, ए यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर इज ए वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर भी एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो यूनिट होता है और डायरेक्शन वही होती है जिस डायरेक्शन में आपका गिवन वेक्टर, आपका वेक्टर किस डायरेक्शन में जा रहा है? इस डायरेक्शन। तो ये भी इस डायरेक्शन को ही डायरेक्ट करेगा। तो एक वेक्टर के पास क्या क्या होता है बच्चे? एक वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड, एक होती है डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड को कैसे दिखाते हैं? मैग्नीट्यूड को बच्चे, ठीक है, मैग्नीट्यूड को अगर आपने दिखाना है तो मैग्नीट्यूड को कैसे दिखाना है? ए वेक्टर के ऊपर मॉडुलस लगा दीजिए, इसको बोलते हैं मॉडुलस, या इसे कंप्लीटली बोल लीजिए मैग्नीट्यूड। तो ये क्या है बच्चे? इस सिंबल को बोलते हैं, दो लाइन सी लगाई है, इसे बोलते हैं मॉडुलस और ये है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड और ए क्या बताता है? डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अल्टीमेटली आपको क्या मिल जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं ए कैप किसके बराबर होगा, तो इसको नीचे ले जाइए, यानी ए कैप किसके बराबर होगा? ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मॉडुलस, या मॉडुलस हटा दीजिए तो ए कैप भी हटा दीजिए। तो चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक और डेफिनेशन बन गई यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर मे बी डिफाइन एज द रेशियो ऑफ वेक्टर टू इट्स मैग्नीट्यूड। तो एक वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो इन दोनों के रेशियो को ही यूनिट वेक्टर का नाम देंगे। यूनिट की बात करूंगा तो इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट लेस सेम ही क्वांटिटी का रेशियो आ रही है। ठीक है, एक और अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए मुझे एक्स वाई जेड डायरेक्शन में सबसे सिंपल यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, तो आपका आंसर होगा आई जे के। आई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, वाई डायरेक्शन में जे कैप और जेड डायरेक्शन में क्या होता है? के कैप होता है बच्चे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको सबसे सिंपल आपको यूनिट वेक्टर बता रहे थे। सबसे सिंपल यूनिट वेक्टर होते हैं आई जे के। आई होता है बच्चे एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग, आपके जे कैप होता है वाई डायरेक्शन के लॉन्ग और जे कैप आपका के कैप होता है जेड डायरेक्शन के लॉन्ग। चलिए अब क्या करने जा रहे हैं, आपको यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में बताते हैं। मान लीजिए एक वेक्टर है जिसकी वैल्यू क्या है? जिसकी वैल्यू है बच्चे 2i माइनस 3j प्लस 5k। मुझे क्या करना है? इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है उसका तरीका सीख लीजिए। यूनिट वेक्टर क्या होता है? एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दें तो इस रेशियो को ही आप यूनिट वेक्टर का नाम दे सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं किसी वेक्टर का? रूट लगा लीजिए, जो भी उसके आई जे के जो भी कंपोनेंट है उस कंपोनेंट को स्केयर करके ऐड कर दीजिए। जैसे यहाँ आई का कंपोनेंट कितना है? 2, जे का कितना है? -3, के का कितना है? 5। तो 2 का स्केयर, जे का है -3 का स्केयर और प्लस 5 का स्केयर। सॉल्व कीजिए, 2 का स्केयर कितना होता है बच्चे? 4, 3 का स्केयर कितना हुआ? 9 और 5 का स्केयर हो गया 25। तो ये टोटल कितना हो गया बेटा? √38। तो इस तरह बच्चे मैंने क्या किया? ए वेक्टर का क्या निकाल लिया? मैग्नीट्यूड निकाल लिया है। मैग्नीट्यूड निकल गया। यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो लीजिए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह आप इसके ऊपर ट्राई कीजिएगा। मान लीजिए आपका बी वेक्टर है, आपने इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो क्या कीजिएगा? सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिएगा, इसके कंपोनेंट को स्केयर करके ऐड कीजिएगा और उसका रूट ले लीजिएगा। तो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कीजिएगा, इस पर भी ट्राई कीजिएगा और इस क्वेश्चन पर भी ट्राई कर लीजिए। चलिए और आगे मूव करते हुए बच्चे आपको बताने जा रहे हैं दो और वेक्टर, जिसका नाम है बच्चे, एक है आपका पोलर वेक्टर, एक है आपका पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर कौन से होते हैं? आपके ऐसे वेक्टर जो एक आपके फिक्स पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। तो ऐसे वेक्टर जिनकी स्टार्टिंग एक फिक्स पोजीशन से हो तो उन्हें बोलते हैं पोलर वेक्टर। जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, फोर्स हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज़ अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी एक फिक्स पॉइंट से ही स्टार्ट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों ही एक फिक्स पोजीशन से स्टार्ट होते हैं, इसीलिए इनका नाम है पोलर वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, एक बच्चे आपका और भी वेक्टर है जिसको नाम दिया जाता है एक्सियल वेक्टर।
अब एक्सियल वेक्टर क्या है, एक्सियल वेक्टर कौन से वेक्टर होते हैं उनके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। चलिए तो नेक्स्ट आप बच्चे एक्सियल वेक्टर क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। आपका ऐसा वेक्टर जो किसी बॉडी के रोटेशनल इफेक्ट को शो करे किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड। जैसे हमारे घर में बच्चे फैन है, फैन भी एक एक्सिस के अराउंड क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो ऐसा वेक्टर जो किसी बॉडी के रोटेशनल इफेक्ट को शो करता है किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड, तो रोटेशनल इफेक्ट को शो करने वाला जो वेक्टर है वो आपका एक्सियल वेक्टर कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चे हमारी अर्थ क्या कर रही है, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। मून हमारी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, जितने भी प्लैनेट हैं वो हमारे सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर कोई बॉडी रिवॉल्व कर रही है इट्स मीन रोटेशनल इफेक्ट को शो कर रही है। तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी आप वेक्टर यूज़ करोगे उस वेक्टर को आप क्या नाम दे सकते हो, एक्सियल वेक्टर का नाम दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका एक वेक्टर हुआ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, MVR, आप जानते हो उसे। टॉर्क हो गया, ठीक है, टॉर्क क्या होता है, फोर्स का रोटेशनल एनालोगस हो गया। एंगुलर वेलोसिटी हो गई, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी हो गई, ठीक है। अगर आप स्ट्रेट लाइन में मूव करें तो आप सिंपल वेलोसिटी v यूज़ करते हैं, जब आपकी बॉडी रोटेट करती है तो उस वक्त आप एंगुलर वेलोसिटी का यूज़ करेंगे। तो ये था बच्चे आपका एक्सियल वेक्टर। अगर एक्सियल वेक्टर की आपने क्या देखनी है, डायरेक्शन आपके एक्सियल वेक्टर की, क्योंकि सभी वेक्टर क्वांटिटी हैं तो इनकी डायरेक्शन भी होगी। इनकी डायरेक्शन को देखा जाता है बच्चे राइट हैंड थंब रूल के। अब ये राइट हैंड थंब रूल क्या है बच्चे, अपने हैंड राइट हैंड को बच्चे इस तरह, अपने राइट हैंड की फिंगर को किस तरह कर्ल कीजिए, थंब को उससे म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर दीजिए। जिस डायरेक्शन में आपकी बॉडी रिवॉल्व कर रही है फिंगर की कर्ल्स को उस डायरेक्शन में ले जाइए। तो थंब आपको वेक्टर की, आपका जो भी आपका एक्सियल वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन बताएगा। अगर आपकी बॉडी ऐसे रिवॉल्व कर रही है तो डायरेक्शन कहाँ गई, अपवर्ड। ऐसे रोटेट कर रही है तो डायरेक्शन कहाँ जाएगी, डाउनवर्ड। तो इस तरह बच्चे हम राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन को देख सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिजल्टेंट वेक्टर। अब रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, नेम से ही आपने आपको बता रहा है रिजल्टेंट वेक्टर। मान लीजिए किसी पॉइंट के ऊपर बहुत सारे आपके, मान लीजिए किसी पॉइंट के ऊपर आपके 3 या 3 से ज़्यादा वेक्टर एक्सर्ट कर जाएं, ठीक है। तो इन 3 के रिजल्टेंट को शो करने वाला जो सिंगल वेक्टर होगा, ठीक है, मान लीजिए एक पार्टिकल के ऊपर एक पॉइंट पे 3 वेक्टर या 3 से ज़्यादा वेक्टर एक्ट कर जाएं, तो उनके कंबाइंड इफेक्ट को शो करने वाला जो सिंगल वेक्टर होगा उस सिंगल वेक्टर को ही इनका रिजल्टेंट वेक्टर का नाम देंगे। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर इज ए सिंगल वेक्टर विच डिस्क्राइब द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल वेक्टर। तो वो सिंगल वेक्टर जो इन तीनों के या 3 से ज़्यादा जितने मर्जी लग जाएं इन सभी के कंबाइंड इफेक्ट को शो करेगा, उसी को आप उसका रिजल्टेंट वेक्टर का नाम देंगे। अब वेक्टर की रिजल्टेंट कैसे निकाली जाती है, ठीक है, आपके वेक्टर को कैसे ऐड किया जाता है, तो एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे होती है। देर आर 2 मेथड बाय विच वी कैन ऐड द वेक्टर्स क्वांटिटी। 2 मेथड हैं जिससे हम आपकी वेक्टर क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट है बच्चे ग्राफिकली, दूसरा है एनालिटिकली। ग्राफिकली मतलब आप ग्राफिकली मतलब ग्राफ के अकॉर्डिंगली आप ज्योमेट्री का यूज़ करके करेंगे। एनालिटिकली मतलब क्वेश्चन वैल्यू जो होती हैं आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू उनका यूज़ करके करेंगे, डेरिवेशन का यूज़ करेंगे। सबसे पहले ग्राफिकली की बात करें, आपको ये पता ही होगा एक वेक्टर क्वांटिटी को एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। एरो का बच्चे जो लास्ट पॉइंट होता है उसे बोलना है टेल, जो आगे वाला पॉइंट होता है उसे क्या बोलना है, हेड। ठीक है, अगर आपके एक एक एरो का हेड दूसरे के टेल के साथ जुड़ जाए, जैसे यहाँ ए का हेड बी के टेल के साथ जुड़ा हुआ है, अगर एक वेक्टर का हेड दूसरे की टेल के साथ आपका ज्वाइन कर दिया जाए तो इन दो वेक्टर को आप सेम ऑर्डर में कनेक्टेड कहलाओगे। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हेन टू वेक्टर आर कनेक्टेड इन सेम डायरेक्शन, तो आपने बताना है जब हेड के साथ टेल जुड़ा हो। और जब आपके दो वेक्टर का हेड के साथ या टेल टेल के साथ जुड़ा हो तो आपने बोलना है ये दोनों वेक्टर कौन से ऑर्डर में जुड़े हैं, अपोजिट ऑर्डर में जुड़े हुए। चलिए ग्राफिकली मूव करते हैं। व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्ट अलोंग द सेम डायरेक्शन। मान लीजिए दो वेक्टर हैं ए और बी, आपके ए और बी दो वेक्टर हैं जो सेम डायरेक्शन एक्ट कर रहे हैं और मुझे उन्हें क्या करना है, मुझे उनकी एडिशन करनी है, इन वेक्टर की एडिशन करनी। वेक्टर की एडिशन करने का तरीका क्या होता है, आप इस वेक्टर बी को उठाइए और ए के हेड के साथ आप ज्वाइन कर दीजिए, यानी बी की टेल को ए के हेड के साथ मिला दीजिए। मिला दिया, अब क्या कीजिए, ए की टेल से लेके बी के हेड तक एक सिंगल वेक्टर बनाइए। ए की टेल से बी के हेड तक एक सिंगल वेक्टर बनाइए। ये सिंगल वेक्टर ही इन दोनों के रिजल्टेंट वेक्टर को शो करेगा। तो यहाँ दिख रहा है आपको आर किसके बराबर है, ए प्लस बी। इसका मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो आएगा ए प्लस बी। मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो मॉडुलस ऑफ आर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी। इट्स मीन जब भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट होंगे तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर उन दोनों इंडिविजुअल वेक्टर के सम के बराबर होगा। बिल्कुल उसी तरह हम नेक्स्ट की ओर मूव कर रहे हैं। व्हेन टू वेक्टर आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। मान लीजिए दो वेक्टर क्या हैं, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, चलिए देखते हैं।
ठीक है, देखिए फिगर में आपको दिखा दिया ए और बी दो वेक्टर हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं। मुझे इनका क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना। बी की टेल को ए के हेड के साथ ज्वाइन कर दीजिए। जैसे ही ज्वाइन करेंगे, क्योंकि बी की डायरेक्शन अपोजिट है, यहाँ बन गया। रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ से कहाँ तक होता है, ए की टेल से लेके बी के हेड तक एक सिंगल वेक्टर बना दीजिए, तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर ये कहलाएगा। फिगर से दिख रहा है ए तो यहाँ से यहाँ तक था, बी अपोजिट डायरेक्शन में था। इट्स मीन रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, ए माइनस बी। यानी जब भी दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर उनकी डिफरेंस के बराबर होगा। मैग्नीट्यूड निकालना चाहो तो मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, डिफरेंस के बराबर ही होगा। चलिए, अब आपने ये तो सीख लिया, जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट होते हैं तो क्या रिजल्टेंट आता है, जब अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होंगे तब क्या रिजल्ट आएगा। अब आपको बच्चे बताने जा रहे हैं व्हेन टू वेक्टर एक्ट एट सम एंगल। जब भी दो वेक्टर सम डिग्री के एंगल के ऊपर लाई करेंगे तो उस केस में बच्चे आप रिजल्टेंट कैसे निकालें। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, ए और बी ये दो वेक्टर हैं, सम डिग्री के अंदर एक प्लेन के अंदर मूव कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ डिग्री का एंगल होगा। सबसे पहले क्या कीजिए, इस बी को यहाँ से डिस्प्लेस करके, मतलब इसे पैरेलल वेक्टर लीजिए, इसे यहाँ से डिस्प्लेस करके ए के आगे लगा दीजिए। ए वेक्टर का हेड और बी की टेल को इसके साथ जोड़ दीजिए, जोड़ दिया। ठीक है, तो मुझे इन दो वेक्टर, ठीक है, अगर मैं इसे आगे एक्सटेंड करूँ, जैसे ये देखिए मैंने इसे आगे एक्सटेंड किया। बच्चे देखिए, ए ये था, बी को इसे पैरेलली मूव किया, इस बी को पैरेलली मूव करके यहाँ पे लगा दिया, हेड के साथ टेल लगाई, मतलब दोनों सेम ऑर्डर में आपके लगा दिए। और अगर बच्चे मैं इसे ए को आगे ऐसे एक्सटेंड कर दूँ तो ए और बी के बीच में कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, उस एंगल को आप थीटा का नाम दे दीजिए। तो लीजिए यहाँ थीटा का नाम मैंने दे दिया। अभी भी बच्चे मैंने आपको बताया था आपका रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, ए की टेल से लेके बी के हेड तक एक सिंगल वेक्टर बना दीजिए, यही इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। इसका मतलब जब भी दो वेक्टर इस तरह सब डिग्री के एंगल के ऊपर लाई करेंगे तो इस तरह थर्ड साइड ही उसका क्या होगी, रिजल्टेंट होगी। यहाँ एक फिगर फॉर्म हुई है, उस फिगर के बारे में आप सभी को पता है, उस फिगर को क्या बोलते हैं, उस फिगर को ट्रायंगल बोला जाता है। तो यहाँ से एक रूल आपका बन गया वेक्टर को ऐड करने का, जिसका नाम है वेक्टर लॉ या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इस चैप्टर का, ध्यान सीखिएगा। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को क्या होती है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसे मैं यहाँ पे बच्चे बना के दिखा देता हूँ। मान लीजिए बच्चे आपके पास ये क्या है, एक ट्रायंगल है, ये रही एक ट्रायंगल, इस तरह की ट्रायंगल ले लीजिए, इसे नाम दे दीजिए पी एस टी। ठीक है, ट्रायंगल की अगर मान लीजिए ट्रायंगल की दो साइड, ये वाली साइड शो करे ए वेक्टर को, ये वाली साइड शो करे आपकी बी वेक्टर को। ठीक है, दोनों कौन से ऑर्डर में लगी हैं, हेड के साथ टेल जुड़ा हुआ है, तो सेम ऑर्डर में लगी हैं। अगर मैं इसे आगे एक्सटेंड करूँ तो ये एंगल कितने डिग्री का है बेटा, थीटा डिग्री का मैंने माना हुआ है पहले। ठीक है, अगर ट्रायंगल की दो साइड जो सेम ऑर्डर में लगे हों वो दो डिफरेंट वेक्टर को शो करें, तो जो भी ट्रायंगल की थर्ड साइड होगी वो उन दोनों के रिजल्टेंट को शो करेगी। और रिजल्टेंट को हमेशा अपने अपोजिट ऑर्डर में ही लगाना है, मतलब इसके हेड के साथ इसका हेड ही कोइंसाइड होगा। ठीक है, समझ आया। अगर ट्रायंगल की दो साइड जो सेम, अगर ट्रायंगल की दो साइड दो डिफरेंट वेक्टर से शो हों, जो दोनों के दोनों सेम ऑर्डर में लगे हों, तो जो भी थर्ड साइड होगी वो इन दोनों के रिजल्टेंट को शो करेगी, और रिजल्टेंट हमेशा अपोजिट ऑर्डर में आपने लगाना है। फिर क्या कीजिए, यहाँ तक हो गया, डेफिनेशन कर लेना। चलिए यहीं पे इसकी एनालिटिकल ट्रीटमेंट भी बता देते हैं। ठीक है, मैंने बताया ए और बी अगर दो सम डिग्री के एंगल के ऊपर एक्ट करेंगे तो उनका रिजल्टेंट आ रहा है। इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मैं निकाल के दिखा रहा हूँ कैसे निकालते हैं। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने के लिए सबसे पहले टी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना और इसे आगे एक्सटेंड कर देना। इस पॉइंट को बच्चे यू का नाम देना। इस पॉइंट को क्या किया, यू, यही फिगर बच्चे मैंने यहाँ बनाई हुई थी। सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर। मुझे आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल। अब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या कीजिएगा, ये तो छोटे वाली राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, देखो ये वाली, ये एक ही फिगर है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में से एक बार साइन थीटा निकालिए, एक बार कोस थीटा निकालिए। मतलब कौन सी ट्रायंगल, टी एस यू। इन ट्रायंगल टी एस यू एक बार कोस थीटा निकालिए, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि एंगल आप मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो तो वेक्टर मत लिखना। बेस क्या है, एस यू, हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा, ये पी वेक्टर है, यहाँ से यहाँ तक पी वेक्टर है ना। ठीक है, तो लीजिए एस यू डिवाइडेड बाई पी, तो यहाँ से एस यू की वैल्यू निकाल लीजिएगा। सिमिलरली इसी ट्रायंगल से आप क्या कीजिए, साइन थीटा की वैल्यू निकालिए। साइन थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, टी यू, हाइपोटेन्यूज क्या है बच्चे, बी। चाहे इस बी वेक्टर को ना यहाँ के बजाय यहाँ लिख लो, कहीं कन्फ्यूज होकर कहीं और लिखे आप। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मैं लिख सकता हूँ टी यू डिवाइडेड बाई बी। तो टी यू डिवाइडेड बाई बी, तो टी यू आ गया इसके बराबर, हो गया। तो इस स्मॉल ट्रायंगल से आपने साइन थीटा और कोस थीटा निकाल लिए हैं, और फिर ये बड़े वाली जो राइट एंगल ट्रायंगल है पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और इसके अंदर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सी, बड़े वाली टी पी यू, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर।
अब मेरा हाइपोटेन्यूज कितना है, आर वेक्टर है, उसका स्क्वायर करोगे तो वेक्टर हट जाएगा तो आर स्क्वायर ही रह जाएगा। एक वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है उसके। आपका पी से यू, क्या मैं पी यू को दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, पी एस प्लस एस यू कर सकता हूँ, तो कर दिया मैंने। टी यू का स्क्वायर ऐसे कैसे रहने दीजिए। अब क्या है, पी एस, पी से एस तक की वैल्यू देखिए किसके बराबर है, ए वेक्टर, लेकिन आप तो मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो यहाँ ए लिखिए। एस यू मैंने इसकी वैल्यू निकाली थी बी कोस थीटा, बी कोस थीटा इसका होल स्क्वायर, प्लस टी यू की वैल्यू भी निकाली थी, इसका भी क्या है बच्चे, स्क्वायर है। सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज़ कीजिए, यहाँ आया ए स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर प्लस 2ab, साथ ही इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। इन दो इक्वेशन से बी स्क्वायर कॉमन आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, यानी रिजल्ट आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो आर किसके बराबर होगा, इस सारे के रूट के बराबर होगा। So it's mean when two vector are acting at some angle, then its resultant can be calculated by triangle law of vector addition, and according to triangle law of vector addition, net resultant का magnitude किसके बराबर आएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, अब बात आई डायरेक्शन की। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो डायरेक्शन रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन को हमेशा स्लोप बताता है। स्लोप क्या होता है, एंगल। तो आपका रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल के साथ मान लीजिए अल्फा डिग्री का एंगल बनाना है। ये जो भी स्लोप है, स्लोप को निकालने के लिए क्या करते हैं, टेंजेंट निकालते हैं उसका। तो डायरेक्शन को टेंजेंट अल्फा बताता है, तो लीजिए टेंजेंट अल्फा ही इसकी डायरेक्शन को बताएगा। तो ये बड़े वाली ट्रायंगल लीजिए, इस बड़े वाली ट्रायंगल में से टेंजेंट अल्फा निकाल लीजिए। टेंजेंट अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी टी यू डिवाइडेड बाई पी यू। पी यू क्या है, पी एस प्लस एस यू। ठीक है, टी यू किसके बराबर है, आपका टी यू मैंने निकाला हुआ था बी साइन थीटा है। पी एस किसके बराबर है, पी एस मैग्नीट्यूड, क्योंकि आपने मैग्नीट्यूड लिखना है तो ए के बराबर है, और एस यू की वैल्यू क्या है, पी कोस थीटा। लीजिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बच्चे मैंने आपके ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से निकाल दिए। बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ था, आपका आगे भी यूज़ होगा, +2 में भी यूज़ होता रहेगा, तो ध्यान से कीजिएगा इस लॉ को। चलिए और आगे मूव करते हुए नेक्स्ट आपकी बात करते हैं। एक और भी लॉ है जो आपका बच्चे जब भी दो वेक्टर सम डिग्री के एंगल के ऊपर लाई करेंगे तो वो भी ऑपरेट होता है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जिसका नाम है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बना लीजिए। ठीक है, पैरेललोग्राम बना ली। पैरेललोग्राम की एक तो ये वाली साइड और ये वाली साइड, ठीक है, इन दो साइड को बोलते हैं एडजेसेंट साइड। कौन सी साइड, एडजेसेंट साइड। अगर पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड दो डिफरेंट वेक्टर को शो करें, मान लीजिए ये वाली एडजेसेंट साइड ए वेक्टर को शो कर रही है, ये बी को शो कर रही है, तो इन एडजेसेंट पॉइंट के कॉमन पॉइंट से जो भी डायगोनल होगा, इन एडजेसेंट पॉइंट का कॉमन पॉइंट से जो भी डायगोनल होगा वही उसके रिजल्टेंट को बताएगा। ठीक है, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंगली अगर पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड दो डिफरेंट वेक्टर को शो करें तो जो भी इनके कॉमन पॉइंट से जो भी डायगोनल जाएगा वो डायगोनल ही इन दोनों का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। डन, डेफिनेशन तो समझ आ गई। अब बच्चे ये देखिए ये साइड और ये साइड पैरेलल हैं, तो ये इसे मैं, ये बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर के बराबर होगा, ऐसे ही ये भी आपका ए वेक्टर के बराबर होगा ऊपर वाली साइड। ध्यान से देखिए पैरेललोग्राम में एक ट्रायंगल ही बनती है, तो पैरेललोग्राम दो ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन ही होता है। तो यहाँ अगर रिजल्टेंट निकालना है तो ये नीचे वाली ट्रायंगल से ही निकल सकता है। इट्स मीन आपका सारा का सारा आर्टिकल ट्रायंगल लॉ जैसे ही हो गया। इसका मतलब जो भी कैलकुलेशन जो भी रिजल्ट आएंगे वो पैरेललोग्राम के बिल्कुल सेम वही होंगे जो आपके ट्रायंगल लॉ के निकले थे। तो क्या कीजिए, वैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिएगा, छोटे ट्रायंगल से आप साइन थीटा कोस थीटा निकाल लिए, बड़े वाले ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के पुट करेंगे तो वही रिजल्ट आ जाएगा जो आपने ट्रायंगल लॉ में आपने निकाला था, वही मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल सेम है, अपने आप कर लीजिएगा, बिल्कुल सेम वही आपने कैलकुलेशन करनी है, वही रिजल्ट आपके आ जाते हैं। ठीक है जी, जैसे कि देखिए मैंने रिजल्ट लिखा है r इक्वल टू रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab कोस थीटा, टेंजेंट अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। बिल्कुल वही रिजल्ट जो आपने ट्रायंगल लॉ में निकाला था वही रिजल्ट आपके पैरेललोग्राम का भी आता है। चलिए कुछ केस आपके डिस्कस करते हैं, स्पेशल केसेस हैं। फर्स्ट केस मान लीजिए व्हेन टू वेक्टर एक्ट इन सेम डायरेक्शन, मान लीजिए दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट करें। सेम डायरेक्शन में एक्ट होने का मतलब क्या है, उनके बीच का एंगल कितने डिग्री का होगा, 0 डिग्री का होगा। तो लीजिए आर की वैल्यू निकालिए, कोस 0 डिग्री क्या होता है 1, जो कोस की मैक्सिमम वैल्यू होती है। ठीक है, तो आपकी कोस 0 की डिग्री की वैल्यू होगी 1, तो यहाँ पे बन गया ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab, तो वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आएगा। आपका आंसर आ जाएगा ए प्लस बी, रूट से स्क्वायर कैंसिल कर देना। इसका मतलब जब भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट करेंगे
तो क्योंकि cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होती है इसलिए रिजल्टेंट की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी। तो अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में अगर आपसे कहा जाए कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम आए, आपका रिजल्टेंट मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, तो आपका आंसर होगा जब आपके दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट करते हैं और मैक्सिमम रिजल्टेंट की वैल्यू होती है उन दोनों के मैग्नीट्यूड की एडिशन के बराबर। सिमिलरली अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करें तो उनके बीच में एंगल कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। cos 180, cos की सबसे मिनिमम वैल्यू -1 होती है वो, ठीक है। अगर cos थीटा की वैल्यू मिनिमम है तो r की भी जो वैल्यू आएगी मिनिमम आएगी। या माइनस आ गया, अगर माइनस आया तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब दो वेक्टर की मिनिमम रिजल्टेंट कब होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, a माइनस बी। और अगर आपके दो वेक्टर थीटा डिग्री के एंगल के ऊपर लाई कर रहे हैं तो आप क्या कीजिए, थीटा को 90 पुट कर दीजिए। उस केस में आपकी रिजल्टेंट आएगी √a² प्लस b² के बराबर। डायरेक्शन निकालना हो तो इसके अंदर बचे अब तीनों केस के लिए डायरेक्शन के लिए आप वैल्यू पहले वाले में एंगल 0 पुट कर देना, फिर 180, फिर 90, आप आंसर निकाल लेना cos 1। डन। समझ आया बच्चे पैरेललोग्राम? बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, ध्यान से कीजिएगा। चलिए अब कुछ आपके न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। आसान है, न्यूमेरिकल ढंग से करेंगे, ध्यान से। मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको दो फोर्सेज दे रखे हैं। एक फोर्स है आपका 3 न्यूटन, एक फोर्स है आपका 4 न्यूटन। फर्स्ट केस में उनके बीच में एंगल 0 डिग्री का है, दूसरे केस में 180 डिग्री का है, तीसरे केस में 90 डिग्री का है। आपको तीनों केस के लिए रिजल्टेंट निकाल के दिखाना है, मतलब यही चीज़ पूछ ली। मैंने जब आपको बताया था जब एंगल आपका 0 डिग्री का होता है तो मैक्सिमम आपकी जो रिजल्टेंट होता है किसके बराबर होता है, इन दोनों के एडिशन के बराबर। यानी फर्स्ट केस में आपका एंगल क्या है, 0 डिग्री। ट्रायंगल का रिजल्ट अगर मैं लिखूं फोर्स के लिए तो r की जगह f लिख लीजिए, a की जगह f1, b की जगह f2, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्मूला लिख लिया। फर्स्ट केस में दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो एंगल कितने डिग्री का है, 0 डिग्री का। 0 डिग्री का है तो यहाँ f1 प्लस f2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी दोनों को ऐड करना है, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरे केस में एंगल कितने डिग्री का है, 180, यहाँ cos 180 पुट कर देना, वो कितना होता है, -1 होता है। तो f1 माइनस f2 आ जाएगा, दोनों को माइनस करके रिजल्ट निकाल लेना। और तीसरे केस में 90 पुट करके आपने आप इसके रिजल्ट को सोल्व कर लीजिएगा, हो जाएगा मेरे ख्याल से, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए दो वेक्टर हैं और उनका मैग्नीट्यूड दे रखा है ए और बी। ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है बच्चे, ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड 5 के बराबर दे रखा है और उनके बीच का एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री का। तो आर की वैल्यू किसके बराबर होगी, आर होगा बच्चे रूट, आर किसके बराबर होगा, आपको पता ही है, आपका ट्रायंगल या पैरेललोग्राम ला का रिजल्ट। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और जो एंगल दे रखा था वो लिख लीजिए। ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, 5 का 25 हो गया, ये भी 25 प्लस 2, 5 इंटू 5, और cos 60 कितना होता है, 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो इस आपका 75, इसका √5 आपका आंसर आ गया। डायरेक्शन भी निकालनी है तो टेंजेंट अल्फा निकाल लेना, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। बी की वैल्यू और ए की वैल्यू, ए और बी दोनों की वैल्यू पुट करके एंगल जगह थीटा पुट कर देना, सोल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह बच्चे आपने देखा न्यूमेरिकल बहुत आसान है। चलिए कुछ और ट्राई करते हैं। चलिए एक थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मान लीजिए दो वेक्टर हैं, एक है 5 और एक है 12 आपका। वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड 5 मीटर है, बी का 12 मीटर है, ठीक है। आपको जैसे कैसे दिखाया हुआ है, मान लीजिए ये फिगर दे रखी है आपकी, एक्स और वाई दे रखे हैं। वेक्टर ए यहाँ पे बच्चे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 20 डिग्री का एंगल बना रहा है। और वेक्टर बी आपका एक्स एक्सिस के साथ 110 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ए वेक्टर 20 का, बी वेक्टर 110 का। तो ए और बी आपस में कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो 100 में से 20 माइनस करोगे तो 90 का। इसका मतलब दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री का एंगल है तो आप क्या कीजिए, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का रिजल्ट यूज़ कीजिए और थीटा को 90 पुट कर दीजिए। 90 पुट करेंगे, आपकी आर की वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपका रिजल्टेंट निकल आएगा। डायरेक्शन भी निकालनी हो तो आपने फार्मूला, डायरेक्शन का फार्मूला लिखिए, एंगल की जगह 90 डिग्री पुट कीजिएगा, सोल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह बच्चे मैंने आपको दिखाया, आपके न्यूमेरिकल बड़े सिंपल हैं। चलिए एक और आपका, एक दो आपके और न्यूमेरिकल बच्चे आपके डिस्कस करते हैं। फोर्थ न्यूमेरिकल क्या है, मान लीजिए आपको इस तरह की बच्चे एक फिगर दे रखी है, ठीक है। इस फिगर वाले क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं और आपको क्वेश्चन में प्रूव करना हो बच्चे, मुझे बताइए ए सी प्लस बी, आपका ए सी प्लस बी डी ट्वाइस ऑफ बी सी के बराबर है, आपको प्रूव करना हो तो क्या करेंगे, ठीक है। आपको अगर ऐसी कोई चीज़ प्रूव करनी हो तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रही है, ट्रायंगल बन रही है तो ट्रायंगल आ लगा लीजिएगा। ट्रायंगल आ के अकॉर्डिंगली ए सी किसके बराबर होगा, इन देखिए ट्रायंगल आ का पता है ना, अगर दो साइड आपके दो वेक्टर को शो कर रही हो तो थर्ड साइड उनके रिजल्टेंट को शो करती है। तो यानी ए सी वैक्टर किसके बराबर होगा, ए बी प्लस बी सी के बराबर होगा। सिमिलरली क्योंकि यहाँ ट्वाइस बी सी आ रहा है तो एक और ट्रायंगल ले लीजिए ऊपर वाली, ताकि बी सी दो बार आ जाए। ये भी एक ट्रायंगल बन रही है।
इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली अगर मैं आपसे पूछूं बी डी किसके बराबर है तो आपका आंसर होगा बी सी प्लस सी डी। ये भी एक ट्रायंगल बन रही है ना, तो बी डी की वैल्यू है बी सी प्लस बी डी के बराबर। ठीक है, अब अल्टीमेटली क्या करना चाहता हूँ, मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। अगर मैं इन दोनों को, क्योंकि ऐड किया हुआ है मेरे आंसर में, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो ये सारी टर्म बचे ऐड ऐसे करते जाइए। ठीक है, ए बी सी ऐड हो जाएगा और यहाँ सी आ जाएगा। ज़रा ध्यान से देखिए ए बी, ठीक है, ए बी की डायरेक्शन बचे ऐसे जा रही है। ठीक है, ए बी और सी डी। ए बी क्या है बच्चे, ये देखो मैं यहाँ बैठकर आपको शायद ध्यान से दिख नहीं रहा होगा। ए बी की डायरेक्शन क्या है बच्चे, ए बी की डायरेक्शन इधर है, सी डी की डायरेक्शन अपोजिट है। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर हैं। नेगेटिव होने के कारण ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल हो जाएंगे। बी सी क्या हो जाएगा, ट्वाइस बी सी हो जाएगा और इस तरह बच्चे आप क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए लास्ट एक और छोटा सा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए दो फोर्स हैं 10 9 के, एक 10 9 ये है, एक 10 9 का ये है। दोनों एक दूसरे से 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं और ऐसे दिखा रहे हैं। देखो ये एक वेक्टर ऐसे है जिसका एरो इधर है, दूसरा वैसे ऐसे है, इसकी डायरेक्शन। कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है ये कि आपको लगेगा देखने से कि इनके बीच में एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। ठीक है, मैं एक बार ये आपको दोबारा आपको बच्चे फिगर बना के दिखाता हूँ इसकी। बच्चे दो वेक्टर हैं, एक है 10 न्यूटन का, दूसरा भी बच्चे कितने का है, 10 न्यूटन का है। एरो ऐसे लगे हुए हैं, इनके बीच में 60 डिग्री का एंगल दिखा है। आपने क्या करना है, इनका रिजल्टेंट निकालना है। सबसे पहले तो देखिए कन्फ्यूजन रखिए, आपने वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इस वेक्टर को डिस्प्लेस करके यहाँ पे लगा लीजिए। इस वेक्टर को क्या कीजिएगा, ये वाले वेक्टर को डिस्प्लेस, फिर वेक्टर के बीच में एंगल कब देखा जाता है, जब आपके बच्चे देखिए अगर मैं इसके एंगल के बीच में देखूं, ठीक है, इनका क्या है, इसको डिस्प्लेस कीजिए, डिस्प्लेस करके यहाँ लगा लीजिए। जैसे जैसे यहाँ लगाएंगे तो यहाँ लगाने से क्या होगा, अगर ये एंगल 60 डिग्री का था तो ये कितने का होगा, 120 डिग्री। और फिर क्या कीजिए, पैरेललोग्राम से रिजल्टेंट निकाल लीजिए। ठीक है, एंगल हमेशा वेक्टर के बीच में देखा जाता है, यानी अगर यहाँ पे भी देखना है तो इसे एक्सटेंड कीजिए और ये एंगल लेना पड़ेगा, तो वेक्टर के बीच में ये एंगल होगा, ना कि ये। तो फिगर में बच्चे कन्फ्यूजन दिया हुआ था, आपका एक्चुअल एंगल 60 डिग्री नहीं है, एंगल आपका 120 डिग्री है। लीजिए आपके पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड दिख गई, तो पैरेललोग्राम का रिजल्ट लगा के उसमें cos 120 लिख देना। cos 120 की वैल्यू होती है -1/2। सोल्व कीजिएगा, आपका आंसर 10 9 आ जाएगा। करके देखिएगा, बहुत आसान आपका क्वेश्चन है, करके जरूर देखिएगा। अब क्या है, अभी तक हमने जितने भी पॉइंट हमने करे हैं, जितने भी टॉपिक किए हैं, उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी तक मैंने वेक्टर की एडिशन को बताया है, वेक्टर एडिशन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले वेक्टर एडिशन कॉम्यूटेटिव होती है। तो वेक्टर एडिशन कॉम्यूटेटिव है। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या है, कॉम्यूटेटिव का मतलब है चाहे मैं a प्लस बी लिखूँ इक्वल टू बी प्लस ए, चाहे मैं रिवर्ट करके जैसे मर्जी ऐड कर दीजिए वेक्टर के ऊपर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव भी होती है। एसोसिएटिव का मतलब चाहे मैं तीन वेक्टर को जैसे मर्जी ग्रुपिंग में ऐड कर दूं, तो यहाँ मैंने बी प्लस सी का ग्रुप बनाया, यहाँ ए प्लस बी का मैंने ग्रुप बनाया, तो जैसे मर्जी ऐड कर लीजिए, वेक्टर एडिशन पे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए दो वेक्टर का मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना आएगा, दो वेक्टर का मैक्सिमम रिजल्टेंट होता है ए प्लस बी, और ये तब आता है जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट होते हैं, और मिनिमम तब आता है जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट को जरा ध्यान से सुनेगा। अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये मॉडुलस का मतलब मैग्नीट्यूड होता है, अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो उनका रिजल्टेंट, जो भी उनका रिजल्टेंट होगा, वो बिल्कुल उनके बाइसेक्टर के ऊपर लाई करेगा। यानी अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो उनका रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में लाई करेगा। बीच में लाई करने से यहाँ पे भी एंगल θ/2 बनेगा और यहाँ पे भी बच्चे क्या होगा, एंगल इक्वली डिवाइड हो जाएंगे θ/2 के। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड अनइक्वल हुआ, मान लीजिए वेक्टर ऑफ ए वेक्टर ऑफ मॉडुलस ऑफ बी से ज़्यादा है, ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर के मॉडुलस से ज़्यादा है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ज़्यादा है ए का, तो फिर क्या होगा, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है उसका एंगल स्मॉल बनता है। तो ए का मैग्नीट्यूड ज़्यादा था, उसका एंगल अल्फा बना लो। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्मॉल था, उसका एंगल बीटा बना लो। जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है उसका एंगल स्मॉल होता है, और जिसका मैग्नीट्यूड कम होता है उसका एंगल क्या होता है, ज़्यादा, यानी बीटा अल्फा से ज़्यादा होगा। याद रखना इस पॉइंट को। ठीक है, पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से इसे भी कीजिएगा। पांचवा पॉइंट क्या है, अगर मान लीजिए दो वेक्टर हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, मान लीजिए ए और बी वेक्टर हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, ए वेक्टर के बराबर है। अगर ए वेक्टर के बराबर है, अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बच्चे क्या है, ए वेक्टर के बराबर है, और मुझे क्या करना है, उनकी रिजल्टेंट निकालनी है। मान लीजिए दोनों वेक्टर ए और बी, दोनों का मैग्नीट्यूड ए के बराबर है।
अगर मैग्नीट्यूड बराबर है तो आपको पता है रिजल्टेंट आपका बिल्कुल बीच में बाइसेक्टर के ऊपर लाई करेगा, ये दोनों एंगल सेम ही आपके डिवाइड होंगे θ/2 θ/2। टोटल एंगल की बात करूं तो टोटल एंगल क्या होगा, थीटा ही होगा। यानी इनका रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, आप पैरेललोग्राम के रिजल्ट से निकाल सकते हैं, r² इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा के बराबर। r² इक्वल टू, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, r ए की जगह लिखे स्मॉल a², यहाँ भी a स्मॉल a² cos थीटा। सॉल्व कीजिए, यहाँ 2a² cos थीटा, r² 2a² को कॉमन लीजिए, 1 प्लस cos थीटा, r² 2a² 1 प्लस cos थीटा का फार्मूला मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, 1 प्लस cos थीटा का फार्मूला होता है 2 cos² θ/2। ठीक है, तो अगर ये r² है तो r कितने के बराबर होगा, 2 इंटू 2 4 का रूट हो गया 2, a² का रूट a, cos² θ/2 का cos θ/2। तो इस तरह बच्चे मैंने क्या किया, जब भी आपके दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर आपका सेम होगा तो उनकी रिजल्टेंट किसके बराबर होगी, 2a cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 के बराबर होगी। तो मैंने आपको रिजल्टेंट निकाल के दिखा दिया। चलिए, वेक्टर एडिशन का सबसे लास्ट आपका एक वे बता देता हूँ, आपका क्या है वेक्टर एडिशन। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक मैंने आपको वेक्टर के एडिशन के दो ही लॉ बताए हैं, जिसका नाम था ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। ये लॉ आपके तभी ऑपरेट होंगे जब आपके नंबर वेक्टर कितने होंगे, 2 होंगे। लेकिन अगर आपके वेक्टर 2 से ज़्यादा हो गए तो उनकी एडिशन कैसे की जाएगी। तो मेरा अगला टॉपिक ही यही है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर। यानी अगर आपको 2 से ज़्यादा वेक्टर को अगर आपने ऐड करना हो तो उनके लिए क्या करें, उनके लिए एक लॉ होता है जिसका नाम है लॉ ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन क्या है, कोई भी आपकी क्लोज फिगर, जिसमें आपकी कोई भी क्लोज फिगर आप उसे पॉलीगन का नाम दे सकते हैं, जैसे ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ये सभी एक तरह की पॉलीगन ही होती हैं। अब लॉ ऑफ पॉलीगन ट्रायंगल लॉ की ही एक्सटेंशन है। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट है, उसके ऊपर आपके 3-4 जितने मर्जी वेक्टर एक्ट कर जाएं। मान लीजिए एक पॉइंट है जिसके ऊपर आपके 4 वेक्टर एक्टर कर रहे हैं, ए बी सी डी एक्ट कर रहे हैं। अगर इन चारों के वेक्टर को, अगर इन चारों वेक्टर को एक ओपन पॉलीगन की डिफरेंट डिफरेंट साइड से शो कर दिया जाए। मान लीजिए पॉलीगन की एक साइड ए वेक्टर को शो कर रही है, ये वाली बी को, ये वाली सी को, ये वाली डी को। तो जो भी पॉलीगन की क्लोजिंग साइड होगी जिसे अपोजिट ऑर्डर में लगाया जाएगा, ठीक है, वही उसके रिजल्टेंट को दिखाएगी। यही है लॉ ऑफ पॉलीगन। क्या है, इफ, ठीक है, इफ डिफरेंट वेक्टर, Polygon law of vector addition state that if more than two vector are acting on a point at the same time, their magnitude and direction are represented by different side of a open polygon। अगर एक पॉइंट के ऊपर नंबर ऑफ वेक्टर एक्ट हो जाए और उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को आपकी ओपन पॉलीगन की डिफरेंट डिफरेंट साइड से शो किया जाए, तो जो भी आपकी क्लोजिंग साइड होगी जिसे अपोजिट ऑर्डर में लगाया जाएगा, वही उनके रिजल्टेंट को बताएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है बच्चे, अभी मैंने आपको बताया ये पॉलीगन लॉ आपके ट्रायंगल लॉ की एक्सटेंशन है। जरा देखिए, ये दोनों साइड दोनों सेम ऑर्डर में लगी हुई हैं, ये वेक्टर ए है, ये बी है। इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है तो ट्रायंगल लॉ से आप निकाल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ R1 किसके बराबर होगा, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ अगर मैं बात करूं तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ आपका R1 किसके बराबर होगा, a प्लस बी के बराबर होगा। फिर देखिए मैंने इस साइड को सोल्व कर दिया तो ये भी एक ट्रायंगल बन गई। तो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट, ठीक है, तो जैसे ट्रायंगल आके एक्सटेंशन करते बच्चे मैंने R1 सोल्व किया, वैसे ही ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है। ये देखिए, तो R2 किसके बराबर होगा, अकॉर्डिंग ट्रायंगल R2 होगा R1 प्लस सी वेक्टर। तो R2 हो गया R1 प्लस सी वेक्टर, R1 की वैल्यू से यहाँ से पुट कीजिए तो R2 की वैल्यू निकाल लीजिए। फिर क्या होगा, आपने ये साइड सोल्व कर ली, ये एक वेक्टर है और ये इनका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। अगेन ट्रायंगल लॉ लगाइए तो R की वैल्यू होगी R2 प्लस डी के बराबर। तो इस तरह बच्चे आपने रिजल्टेंट निकाला जो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर के इक्विवेलेंट हुआ। तो पॉलीगन लॉ से अगर एक किसी पॉइंट के ऊपर नंबर ऑफ वेक्टर एक्ट हो जाएं तो उसके अकॉर्डिंगली जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो इंडिविजुअल वेक्टर के सम के बराबर होगा। तो जब भी आपके मोर देन 2 वेक्टर हो और उनका आपने सम करना हो, एडिशन करना हो, तो एट दैट टाइम वी आर यूजिंग द पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ, इसके रिगार्डिंग ध्यान से सुनिए। ठीक है, पॉइंट क्या है बच्चे, देखिए, अगर मान लीजिए एक पॉलीगन है और पॉलीगन की डिफरेंट डिफरेंट जो साइड हैं वो आपके ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और नंबर वेक्टर से शो की जा रहे हैं। लेकिन अगर आपने गलती से सभी के सभी वेक्टर को आपने अगर सेम ऑर्डर में लगा दिया, जैसे ए बी सी डी ई, और ये सभी सेम ऑर्डर में लग गई, तो इसका रिजल्टेंट कितने के बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। ठीक है, बिल्कुल यही चीज़ आप ट्रायंगल में भी कर सकते हो। अगर आपने ट्रायंगल की तीनों साइड को सेम ऑर्डर में लगा दिया तो इनका रिजल्टेंट कितना आएगा, 0। ऐसे ही बच्चे कोई भी आपकी फिगर ले लीजिए, अगर आपने उस फिगर को चाहे हेक्सागन ले लीजिए, पेंटागन ले लीजिए, अगर आपने सारी साइड को बच्चे सेम ऑर्डर में लगा दिया, मतलब सारी साइड अगर सेम ऑर्डर में लग गई, ठीक है, तो आपका रिजल्टेंट क्या आएगा, 0 ही आएगा।
क्योंकि आपको पता है रिजल्टेंट हमेशा क्या होती है, क्लोजिंग आपकी साइड होती है, उसे हमेशा अपोजिट ऑर्डर में लगाना है। अगर ऐसा नहीं किया तो आपका रिजल्टेंट क्या आना है, 0 आना ही था। तो इस तरह बच्चे मैंने आपको क्या दिखाया अभी तक मैंने आपको जब आपके वेक्टर की एडिशन बताई है। अब आपके बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में आपके डिस्कस करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर। ठीक है।